नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन करेंगे। इस बार के शिखर सम्मेलन की थीम गेटवे टू द फ्यूचर यानी भविष्य का द्वार है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन में 34 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात मंच का उपयोग करेगा। शिखर सम्मेलन उद्योग 4.0, प्रौद्योगिकी और नवाचार, सतत विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक गतिशीलता और नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर परिवर्तन जैसे विश्व स्तरीय प्रासंगिक विषयों पर सेमिनार और सम्मेलन सहित विभिन्न कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेगा। शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वे आज गिफ्ट सिटी जाएंगे, जहां शाम में ग्लोबल फिनटेक लीडरशिप फोरम में व्यापार जगत के प्रमुख लोगों के साथ चर्चा करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ मोजाम्बिक और तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो के शुभारंभ के मौके पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में हेलीपैड ग्राउंड प्रदर्शनी केंद्र में लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसमें अत्याधुनिक तकनीक के कई उत्पादों को दर्शाया गया है। प्रदर्शनी में महिला सशक्तिकरण, एमएसएमई विकास, नई प्रौद्योगिकी, हरित और स्मार्ट बुनियादी ढांचे और टिकाऊ ऊर्जा पर खास ध्यान दिया गया है। प्रदर्शनी में 20 देश शिरकत कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें संस्करण में हिस्सा लेने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अहमदाबाद पहुंचे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर खुद उनकी अगवानी की और गर्मजोशी से स्वागत किया। द्विपक्षीय मुलाकात के बाद भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, फूड पार्क सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री पेट्र फियाला गांधीनगर में होने वाले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में भाग लेने के लिए कल अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद पहुंचने पर उनका स्वागत गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने किया। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायक अयोग्यता मामले में आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का फैसला आने वाला है। आज फैसले से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और शिंदे गुट के 16 विधायकों की किस्मत तय होगी। फैसले से पहले स्पीकर राहुल नार्वेकर का एक बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाओं पर फैसला कानूनी रूप से टिकाऊ होगा। ये पूरा मामला जून 2022 का है, जब शिंदे के साथ कुछ अन्य विधायकों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिससे शिवसेना दो फाड़ हो गई और महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिर गई। आज के फैसले से पहले स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच सोमवार को हुई बैठक को उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अनुचित मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर स्पीकर ने कहा कि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के मौजूदा मुद्दों के संबंध में सीएम से मुलाकात की थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लंदन के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इससे पहले उन्होंने 10 किंग्स रोड स्थित अंबेडकर संग्रहालय का दौरा किया। मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक संबंध हों। दोनों देश व्यापक रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना चाहते हैं। मंत्री राजनाथ सिंह की कल लंदन में ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रांट शॉप्स के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। द्विपक्षीय रक्षा बैठक के बाद भारत और यूके के बीच 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा असम के दौरे पर हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष के दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सबसे पहले गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें आम चुनाव की तैयारियों की भी समीक्षा होगी।
महाराष्ट्र के ठाणे शहर में रामभाऊ म्हाळगी की स्मृति व्याख्यानमाला को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संबोधित किया। व्याख्यानमाला का विषय श्री राम पूजा से राष्ट्र पूजा था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीयों का इंतजार अब खत्म हो रहा है और जल्दी भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। राम पूजा हमारी आत्मा का दीप जलाती है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल चल रहा है और साल 2047 में भारत विकसित भारत का संकल्प पूरा करेगा, यह हमारा विश्वास है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभा की कार्यवाही में नियोजित व्यवधान लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आज और कल पश्चिम बंगाल में सागर परिक्रमा चरण 12 कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सागर परिक्रमा यात्रा में मछुआरों, मछली पालकों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ समीक्षा सत्र और बातचीत होगी। सागर परिक्रमा यात्रा में मछुआरों, मछली पालकों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ समीक्षा सत्र आयोजित होकर बातचीत होगी। पूरे पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों में केसीसी तथा अन्य आयोजनों के लिए अभियान चलाए जाएंगे। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के 55वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे और दीक्षांत भाषण देंगे। दीक्षांत समारोह में वर्ष 2021-22 और 2023-23 बैच के विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा दोनों बैचों के 65 विद्यार्थियों को अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय जनसंचार संस्थान देश का सबसे प्रतिष्ठित मीडिया एवं संचार शिक्षण संस्थान है। वर्ष 1965 में स्थापित IIMC हिंदी पत्रकारिता, अंग्रेजी पत्रकारिता, विज्ञापन एवं जनसंपर्क, रेडियो एवं टेलीविजन, डिजिटल मीडिया, ओडिया, मराठी, मलयालम और उर्दू पत्रकारिता में PG डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज नई दिल्ली में ICD-11 मॉड्यूल 2 लॉन्च करेगा। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी प्रणालियों पर आधारित रोगों से संबंधित डेटा और शब्दावली को अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के ICD-11 क्लासिफिकेशन में शामिल किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जम्मू कश्मीर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। सूचना, शिक्षा और संचार वैन जहां जहां जा रही है, लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ने का काम कर रही है। इसी कड़ी में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी सांबा जिले के ब्लॉक बड़ी ब्राह्मणा पहुंची। यहां के लोगों ने IEC वैन पर फूलों की वर्षा करते हुए गर्मजोशी से स्वागत किया और विभिन्न योजनाओं के बारे में जाना। इस मौके पर लोगों ने देश को विकसित बनाने का संकल्प भी लिया। वहीं लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी साझा की। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने श्रावस्ती में दीप प्रज्वलित करके विकसित भारत अभियान के कार्यक्रम की शुरुआत की और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लाभार्थियों को बताया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कला उत्सव का शुभारंभ किया। 4 दिनों तक चलने वाले कला उत्सव के उद्घाटन समारोह में देश भर से आए स्कूली बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय कला उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। दिल्ली, NCR समेत उत्तर भारत भीषण ठंड और शीतलहर की चपेट में है। मौसम विभाग ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों तक कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। मौसम विभाग ने चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तरी मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 दिनों के दौरान घना कोहरा छाए रहने की आशंका जताई है। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी और कोहरे के चलते छोटे बच्चों और बुजुर्गों को भी परेशानियां उठानी पड़ रही है। दिल्ली में शीतलहर से बचने के लिए लोग रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं। उत्तर भारत में घने कोहरे के कारण हवाई यातायात और ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में कल इस सीजन की बर्फबारी का इंतजार खत्म हुआ। शिमला के पर्यटन स्थल कुफरी समेत चीनी बंगला, महासुपेक एम्यूजमेंट पार्क, हिप हिप हुर्रे व छरापड़ा की पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।
साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। मुंबई में देर रात जोरदार बारिश हुई। अंधेरी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा और बोरवली सहित पश्चिम उपनगरों के कई इलाकों में भी मध्यम से भारी बारिश हुई। मुंबई में हुई बारिश के चलते तापमान में काफी गिरावट आई है। साथ ही मुंबई में सर्दी का आगाज हो गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बारिश अरब सागर में बने कम दबाव के कारण हुई है। हिंदी प्रेमियों के लिए आज का दिन खास है। भारत सहित पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी दुनिया भर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली 5 भाषाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के झक्का मोड़ गांव में एक ही घर में 5 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा है कि उन्होंने कमरे में कोयला जला रखा था, जिसके कारण कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटकर 5 बच्चों की मृत्यु हो गई। देश भर में गणतंत्र दिवस की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज तड़के गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल की गई। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प ने कहा कि 23,200 करोड़ रुपए से अधिक की माल एवं सेवा कर यानी कि GST की मांग मनमानी और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है, लिहाजा उसने इस कर भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। डेल्टा कॉर्प का दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 59% की गिरावट के साथ 34.48 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की परिचालन आय 181.54 करोड़ रुपए रही, और जो एक साल पहले की तुलना में 18% कम है। वाहन डीलर संघों के महासंघ फाडा ने बताया कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बीते साल सालाना आधार पर 49.25% बढ़कर 15,29,947 इकाई हो गई। विदेशों में सुधार के रुख के बीच देश के तेल तिलहन बाजारों में मूंगफली तेल तिलहन में स्थिरता को छोड़कर सरसों, सोयाबीन तेल तिलहन, कच्चा पाम तेल, CPO एवं पामोलिन तथा बिनौला तेल कीमतों में सुधार देखने को मिली। ई कॉमर्स मंच एमजंक्शन सर्विसेज ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों पर खास ध्यान देने के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंजीनियरिंग निर्यात प्रोत्साहन परिषद EEPC के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। एमजंक्शन का सीमा पार ई बाजार रिवेक्सा निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों से जोड़ने के लिए EEPC इंडिया के साथ सहयोग करेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजमार्गों के निर्माण के लिए सलाहकारों द्वारा तैयार की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट DPR की खराब गुणवत्ता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में इस संबंध में कोई अच्छा काम नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कुछ अधिकारी विभिन्न बुनियादी ढांचा कंपनियों के दिवालिया होने के लिए जिम्मेदार हैं। कमजोर हाजिर मांग के बीच कारोबारियों द्वारा अपने सौदों की कटान करने से वायदा कारोबार में तांबा की कीमत 5 पैसे की गिरावट के साथ 720.30 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। MCX में तांबा के जनवरी माह में डिलीवरी वाले तांबा अनुबंध की कीमत 5 पैसे अथवा 0.01% की गिरावट के साथ 720.30 रुपए प्रति किलोग्राम रह गए, जिसमें 5,810 लॉट के लिए कारोबार हुआ। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का शेयर वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही के कमजोर वित्तीय प्रदर्शन के बाद करीब 3.7% गिर गया। ब्रोकरों ने कंपनी पर दबाव रहने की आशंका जताई। GCPL ने कहा है कि FMCG क्षेत्र ने दूसरी तिमाही में भी तिमाही आधार पर समान मांग का रुझान दर्ज किया और शहरी बाजारों में मजबूती बनी रही।
गोल्डमैन सैक्स ने दिसंबर 2024 तक बेंचमार्क निफ्टी 50 का लक्ष्य संशोधित कर 23,500 कर दिया है, जो मौजूदा स्तर के 9% की बढ़ोतरी दर्शाता है। अमेरिकी ब्रोकरेज ने इससे पहले 21,800 का लक्ष्य तय किया था। म्यूचुअल फंडों ने साल 2023 में तेज रफ्तार से नए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान खाते जोड़े और कैलेंडर वर्ष में नए खातों की संख्या 1.5 करोड़ के पार निकल गई, जो साल 2022 के 1.22 करोड़ के आंकड़ों के मुकाबले 24% ज्यादा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने के मामले में फेडरल अपीलीय अदालत में पेश हुए। न्यायाधीशों ने ट्रंप के आपराधिक मामले को खारिज करने का आग्रह के दावों पर गहरा संदेह जताया कि उन्हें 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने की साजिश के आरोपों में मुकदमे से सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने यह सवाल भी किया कि क्या मामले में इस बिंदु पर अपील पर विचार करने का उनके पास अधिकार क्षेत्र है। इससे यह संभावना बढ़ गई है कि मुकदमे से बचने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों को खारिज किया जा सकता है। ट्रंप के वकील दलीलें पेश करने के लिए कहा कि उनके मुवक्किल ट्रंप को उन कृत्यों के लिए आपराधिक आरोपों से सुरक्षा मिलनी चाहिए जो उनके अनुसार उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए किए थे। ट्रंप ने बिना सबूत के दावा किया कि उन पर इसलिए मुकदमा चलाया जा रहा है क्योंकि सर्वेक्षणों में उन्हें राष्ट्रपति बाइडेन से आगे दिखाया गया है। अमेरिका का मून लैंडर मिशन विफल होने की कगार पर है। 51 वर्षों के बाद अमेरिका का पहला लैंडर मिशन अपने सफर पर रवाना हुआ था। मिशन से जुड़े लोगों ने स्वीकार किया है कि ईंधन की गंभीर हानि के बाद चंद्रमा पर एक ऐतिहासिक प्राइवेट अमेरिकी मिशन विफल हो जाएगा। लैंडर को एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया है। लैंडर को 23 फरवरी को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन उड़ान भरने के लगभग 7 घंटे बाद लैंडर में तकनीकी खामी आने की सूचना मिली। ब्रिटेन में डाकघर घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस बीच विवादों के केंद्र में आई ब्रिटिश डाकघर की एक पूर्व प्रमुख ने अपना शाही सम्मान लौटाने की घोषणा की है। ब्रिटेन की पुलिस ने न्याय में गड़बड़ी को लेकर ब्रिटेन के डाकघर में धोखाधड़ी की जांच शुरू कर दी। 1999 और 2015 के बीच 700 से अधिक डाकघर शाखा प्रबंधकों पर चोरी या धोखाधड़ी का आरोप लगा है। मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इजरायल और हमास की जंग के बीच हिजबुल्लाह पर इजरायली सेना ने हमले तेज कर दिए हैं और इनमें हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। इजरायल ने मंगलवार को एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह के ड्रोन विंग के चीफ दक्षिणी लेबनान कमांडर अली हुसैन बारची को मार गिराया। इससे पहले सोमवार को इजरायल ने विसाम अल ताविल नाम के कमांडर को भी मार गिराया था। इजरायल के सिक्योरिटी मिनिस्टर वेन गिवर ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इजरायल की जंग में कोई ढील नहीं दी जाएगी और अगर हम हमास को थोड़ी भी ढील देते हैं तो इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसे हमले होने का खतरा पहले से ज्यादा होगा। इसलिए हमास को खत्म करना ही सुलह का रास्ता है। बांग्लादेश में अवामी लीग के अध्यक्ष शेख हसीना कल लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगी। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी उसी दिन एक समारोह के दौरान शपथ लेंगे। 12वीं संसद के निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सहयोगियों को शपथ दिलाएंगे। बांग्लादेश चुनाव आयोग ने कल 298 नव निर्वाचित संसद सदस्यों के विवरण के साथ 12वें राष्ट्रीय चुनाव के परिणामों पर एक गजट अधिसूचना प्रकाशित की। अवामी लीग के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 225 सीटों के साथ शानदार जीत हासिल की है। अवामी लीग को अकेले 222 सीटें मिली हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आम चुनाव से पहले एक और झटका देते हुए भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने जेल में कैद खान और उनकी पत्नी बुशरा बीवी के खिलाफ तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अभियोग तय किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक और मामले में राहत मिली है और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने उनके और उनकी बेटी मरियम नवाज के खिलाफ जांच बंद कर दी है।
मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन आज पुरुष एकल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के वेंग होंगयांग से होगा, वहीं एचएस प्रणॉय का सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटरसन से होगा। मलेशिया ओपन के पुरुष युगल में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और बगास मौलाना की इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा। पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस हंड्रेड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल खेले गए रोमांचक मुकाबले में भारत के किदाम्बी श्रीकांत ने इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी को कड़े मुकाबले में हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। श्रीकांत अगले दौर में हांगकांग के एंजिका लुंग एंगस से भिड़ेंगे। तनिषा क्रस्ट और अश्विनी पोनप्पा की भारतीय जोड़ी ने फ्रांसिस्को कॉर्बेट और एलिसन ली की अमेरिकी जोड़ी को 21-13, 21-16 से हराकर दूसरे दौर में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी के सामने अगले दौर में 7वीं वरीयता प्राप्त जापानी जोड़ी की चुनौती होगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों में निर्णायक मैच में हार का मुंह देखना पड़ा। सीरीज के आखिरी मैच को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। भारत के खिलाफ तीसरा T20 जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने सीरीज पर 2-1 से अपना कब्जा जमा लिया। बीसीसीआई ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय सीजन 2024-26 के लिए कैंपा और एटमबर्ग को अपना आधिकारिक पार्टनर बनाया है। इसकी जानकारी बीसीसीआई ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की है। आईसीसी ने कैपटाउन के न्यूलैंड्स की पिच को असंतोषजनक बताया है। यह फैसला आईसीसी पिच और आउटफील्ड निगरानी प्रक्रिया के तहत आया है, जिसमें मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने न्यूलैंड्स के विकेट को लेकर चिंता जताई है। गौरतलब है कि न्यूलैंड्स पिच पर भारत ने दूसरे टेस्ट में मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया था, जो टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का सबसे छोटा मैच रहा। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी इस पिच को लेकर सवाल उठाए थे। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और विश्व नंबर 8 एचएस प्रणय 13 से 19 फरवरी तक मलेशिया में होने वाली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में एक मजबूत भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। हॉकी इंडिया ने मंगलवार को हरमन क्रूज को नए हाई परफॉर्मेंस निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। वह सितंबर 2024 तक यह पद संभालेंगे और हॉकी इंडिया के राष्ट्रीय जूनियर तथा सीनियर कार्यक्रमों की देखरेख करेंगे। एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत की तरफ से मेहुली घोष और रुद्रांश पाटिल ने जीता स्वर्ण पदक। 10 मीटर एयर राइफल के मिश्रित टीम वर्ग में आई कामयाबी। ईएफएल कप के सेमीफाइनल के पहले लेग में मिडलस्ब्रा ने चेल्सी को 1-0 से हरा दिया। मैच में एकमात्र गोल मिडलस्ब्रा की तरफ से 37वें मिनट में हुआ। इस गोल के बाद मुकाबले में कोई और गोल नहीं हो सका। रवीना टंडन की आने वाली वेब सीरीज कर्मा कॉलिंग का ट्रेलर रिलीज हुआ। ये वेब सीरीज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर वेब सीरीज में आ रहा है। बॉलीवुड के ग्रेक ऑफ गॉड के नाम से मशहूर ऋतिक रोशन आज अपना 50वां जन्मदिन मना रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्की कोकला बॉलीवुड के सुपरस्टार ऋतिक रोशन संग अपना बर्थडे शेयर करती हैं। फिल्म एनिमल के निर्माताओं ने ऐलान किया है कि अब दर्शक एनिमल को महज 100 रुपए में सिनेमा घरों में देख सकते हैं।
विक्रांत मैसी की फिल्म 12th फेल पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है। अब फिल्म ने IMDb रेटिंग में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। मशहूर सिंगर राशिद खान का निधन हो गया है। वो प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। सिंगर ने इंडस्ट्री में कई हिट गाने दिए हैं। एक्ट्रेस सुष्मिता सेन जल्द ही आर्या 3 में नजर आने वाली है। इस वेब सीरीज में एक बार फिर एक्ट्रेस शेरनी के रूप में दिखाई देंगी। हाल ही में आर्या सीजन 3 का नया टीजर रिलीज हुआ है। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के ब्रेकअप की अफवाहों के बीच एक वीडियो फराह खान ने साझा किया है। ये वीडियो झलक दिखला जा 11 के सेट से सामने आया है। इसे देखने के बाद पूरी तरह से अफवाहों पर विराम लग गया है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि